अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज मैं फिर से हमारे ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया करती हूँ मुझे ये टॉक में इनवाइट करने के लिए। तो पिछले सेशन में मैं अपना बैकग्राउंड आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ और जो लोग नए हैं वो पिछले सेशन को सुन सकते हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस सेशन के लिए मैं अपना ये इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मैं खुद शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम को स्टडी करने में मेरी बहुत दिलचस्पी है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल सेक्सुअलिटी के ऊपर, जो कि बहुत आसानी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं मुस्लिम सर्कल्स में। तो ऑर्गेनाइजर्स और मैंने आपस में ये डिस्कस किया कि एटलीस्ट इस टॉपिक पे हम रिसर्च करके कॉन्वर्जेशन और बातचीत को जरूर शुरू कर सकते हैं। मेरी खुद की सेक्सुअल जर्नी शायद आप में से कई लोगों के जैसी ही है। मैं एक मॉडरेट इस्लामिक वैल्यूज वाले घर में पली बड़ी और मेरा डोमिनेंट कल्चर इंडिया के हिंदी बेल्ट रीजन का है। तो मेरे सेक्सुअलिटी के बारे में जो आइडियाज और ओपिनियंस हैं वहीं से फॉर्म हुए थे इनिशियली। पर इस्लाम को स्टडी करने की वजह से मुझे ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में पता चला जिससे मेरा नजरिया पूरा बदल गया फीमेल सेक्सुअलिटी की तरफ। सो 2 हफ्ते पहले हमने जो सेशन किया था जिसका टाइटल था मोहब्बत की जुस्तजू, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इस्लाम में मोहब्बत करने का क्या दर्जा है। फिर उसी टॉक में हमने ये डिस्कस किया था कि लाइफ पार्टनर चुनते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उन बातों में से एक अहम बात ये थी कि शादी से पहले जब आप अपने लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हो तो उस वक्त किसी भी तरीके के फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप को डेवलप करने से हमारे जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उस पर काफी नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। और यही फिजिकल रिलेशनशिप शादी के बाद एक शौहर और बीवी की मोहब्बत बरकरार रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस्लामिकली हम सब इतनी बात तो समझते हैं कि शादी के बाहर किसी भी तरह की फिजिकल रिलेशनशिप हराम मानी जाती है। इनफैक्ट जिना मेजर सिंस में से एक सिन माना जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक अगर कोई इंसान इस बात की गारंटी दे दे कि वो अपने जबड़ों के बीच में जो है और पैरों के बीच में जो है उसको पाक रखेगा या उनको गुनाहों से बचा के रखेगा तो उसको जन्नत मिलने की गारंटी वो देते हैं। यानी कि सब गुनाह जो जबान से हो सकते हैं जैसे झूठ, गीबत और सेक्सुअल गुनाह जो होते हैं, अगर किसी इंसान ने अपने आप को बचा लिया तो उसकी जन्नत पक्की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो कहते हैं कि जब भी एक आदमी एक गैर महरम औरत के साथ होता है तो तीसरा वहां पर शैतान होता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि शैतान हमेशा इस फिराक में रहता है कि किस तरह वो हमें इस तरह के बड़े गुनाह करने के लिए वर्गला सके। फिर एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शैतान अपने तख्त पे बैठ के अपने शयातीन को पूरी दुनिया में फसाद फैलाने के लिए भेजता है। अपना काम करने के बाद शयातीन वापस आकर शैतान को रिपोर्ट देते हैं कि उन्होंने कहाँ क्या फसाद फैलाया। तो कुछ शयातीन बताते हैं उन्होंने फला काम किया, शैतान कहता है तुमने तो कुछ भी नहीं किया। फिर उनमें से एक शैतान बोलता है कि उसने एक शौहर और बीवी के बीच लड़ाई लगवाई, तो शैतान उसको बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है और फिर उसको गले लगाता है। इससे हमें ये बात भी सीखने को मिलती है कि यही फिजिकल रिलेशनशिप शादी के बाद जब हलाल हो जाती है तो शैतान का काम ये बन जाता है कि किस तरह से वो ये हलाल काम करने से एक शौहर और बीवी को रोके, क्योंकि एक हलाल फिजिकल रिलेशनशिप बनाए रखने में सवाब मिलता है और शैतान नहीं चाहता कि हमें सवाब मिले। और अगर हम हलाल काम में सेटिस्फैक्शन और खुशी ढूंढ लेंगे तो हराम काम के लिए वर्गलाना और भी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, राइट। ये सारी बातें सुनने के बाद हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि इस्लाम में सेक्सुअल और फिजिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि मुसलमान होने के नाते हम फॉलो करते हैं। आजकल के ज़माने की बात अगर करें तो हम सब जानते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप में के बारे में क्या ओपिनियन रखी जा रही है मेन स्ट्रीम में। सबसे पॉपुलर ओपिनियन यही है कि अगर 2 कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं तो किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में कोई हर्ज नहीं है। यानी कि बस 2 लोगों को आपस में रजामंद होने की जरूरत है।
फिर कुछ साल पहले ऐसी ओपिनियन बहुत पॉपुलर थी जिसमें किसी भी तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप को हिकारत की नजरों से देखा जाता था, कि शादी के बाद भी किसी भी तरह के जिस्मानी रिलेशनशिप सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होने चाहिए, वरना ये अपने आप में एक गुनाह है। और अगर किसी तरह की सेक्सुअलिटी एक्सेप्टेबल फील करी जाती थी, तो वो सिर्फ मेल सेक्सुअलिटी थी, और अगर औरतें सेक्सुअलिटी का जरा भी जाहिरा करती थी, तो उनको गलत औरतें समझा जाता था। लेकिन इस्लामिकली, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इस्लाम का स्टैंड इस टॉपिक पर एकदम बीच का है। इस्लाम में ना फिजिकल रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ निकाह के इस्लाम में फिजिकल रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ निकाह के बाद जायज है। आपकी उम्र कितनी ही ज्यादा हो, चाहे आप औरत हो या मर्द हो, इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम में आप किसी भी तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप सिर्फ शादी के बाद ही बना सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। फिर इस्लाम में सेक्सुअल रिलेशनशिप और इंटीमेसी को गलत नहीं समझा जाता। इनफैक्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप अल्लाह की तरफ से एक नेमत की तरह है। ये उन हलाल चीजों में से है जिसको इंसान पूरी तरह से शादी के दायरे में एंजॉय कर सकता है, और साथ ही साथ हलाल सेक्सुअल रिलेशनशिप से हमको अज्र भी मिलता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक बार उनके पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अमीर लोगों को हमसे ज्यादा अज्र मिलेगा। वो हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह रोजा रखते हैं, और उनके पास जो पैसा और माल है वो ज्यादा है, तो वो उससे चैरिटी यानी सदका कर सकते हैं, जो कि हमारे पास नहीं है, हम सदका नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से वो हमसे ज्यादा अज्र कमा लेंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि क्या अल्लाह ने तुमको ऐसी चीजें नहीं दी हैं जिसका तुम सदका कर सकते हो? हर तस्बीह सदका है, हर तकबीर सदका है, सही बात करना सदका है, गलत बात पे आवाज उठाना सदका है, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना सदका है। इस बात को सुन के उन लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अपनी खुद की जिस्मानी जरूरत पूरी करने का अज्र मिलता है क्या? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम लोग ये नहीं देखते कि अगर वो यही काम हराम तरीके से कोई इंसान करे तो उसको गुनाह मिलता है, तो जब कोई इंसान वही काम हलाल तरह से करे तो क्या उसको उस बात का अज्र नहीं मिलेगा? तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स सही इंटेंशन के साथ करे, यानी कि अपनी बीवी या शौहर को खुश करने के लिए, अपनी जिस्मानी जरूरत को हलाल तरह से पूरा करने के लिए, या एक औलाद के लिए, तो सही इंटेंशन की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स भी अपने आप में एक इबादत बन सकता है जिसका अज्र जरूर मिलता है। फीमेल सेक्सुअलिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत ही सोशल टैबूज हैं। तो और ऐसा देखने में आता है कि ज्यादातर मुस्लिम औरतें इन सब इश्यूज से बहुत जूझती हैं। उनको सारी इस्लामिक नॉलेज नहीं होती है अपने खुद के जिस्म के बारे में। बहुत सारे गलत कल्चरल अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में है। ये सब कल्चरल टैबूज की वजह से बहुत सी औरतें परेशान रहती हैं या मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती है सेक्सुअल लाइफ के लिए शादी के बाद, और उनको बहुत कॉन्फिडेंस की कमी महसूस फील करती हैं, या वो बहुत गिल्ट फील करती हैं। और सही इस्लामिक नजरिए से ये बातें करी जाएं तो औरतों को बहुत फायदा होगा, और वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करना शुरू करेंगी। तो आज का हम फॉर्मेट इस तरह से लेके चलेंगे कि हम एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर हम उसके ऊपर जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है उसको देखेंगे कि वो क्या है। तो हमारा फॉर्मेट जो है इस तरीके का होगा, पहले हम डिस्कस करेंगे एंड देन हम उसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखेंगे। 30 सेकेंड्स देती हूँ, आप इसको पढ़ें और आप बताएं कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुने होंगे, कि जो है मतलब सेक्स और उससे उससे जुड़ी जो शर्मिंदगी होती है उसके बारे में। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव नेचर का है, राइट? ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बातें सुने इस टॉक में जिससे आपको कंफर्टेबल फील ना हो, बातें आपको ऐसी लगे कि बहुत खुलकर बोली जा रही हैं। तो ये सब फीलिंग्स अगर आपको आए तो मुझे ऐसा लगता है कि यही टॉपिक सबसे पहले हमें डील करना चाहिए। टॉपिक ये है कि सेक्स के बारे में बात करना बहुत बुरी तरह से देखा जाता है।
या फिर सेक्स के बारे में बात करना ऐसा माना जाता है कि जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं। आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम लोगों ने कई बार सुने होंगे और ज्यादातर ये बातें औरतों की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। यानी कि अगर मर्द सेक्स की बातें करें तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है जितना कि औरतों की बात करने पे देखी जाती है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? जब एक फिजिकल रिलेशनशिप के लिए एक औरत और एक मर्द का होना जरूरी है, तो दोनों उस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते हैं? हया एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेड है हमारे दीन में और हयादार होना ईमान की पहचान भी मानी जाती है। लेकिन क्या हया होने का मतलब ये है कि आप हलाल चीजों के बारे में बात ही नहीं कर सकते? अगर उसको समझने की या एक्सप्लोर करने की कोशिश को हम बुरी नजर से देखेंगे, तो हम लोगों के लिए ये गलत और हराम चीजें आसान बन रही हैं और हलाल चीजें मुश्किल हो रही हैं। इस पर मैं एक हदीस बयान करना चाहती हूँ। उम्म सलामा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि उम्म सुलैम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या औरतों को गुस्ल करना होता है वेट ड्रीम्स आने के बाद? मतलब आप क्वेश्चन समझिए। उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या वेट ड्रीम्स अगर किसी औरत को आ जाएं, तो क्या उसके बाद उनको गुस्ल करना चाहिए? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, अगर कोई डिस्चार्ज हुआ है वेट ड्रीम्स की वजह से, तो गुस्ल करना उनके ऊपर वाजिब है। तो उम्म सलामा ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या औरतों को इरोटिक ख्वाब आ सकते हैं? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? तो इससे हम क्या सीखते हैं कि बस क्योंकि किसी लड़की को वेट ड्रीम्स आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेहुदा है या फहाश है या नाकिस है। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलैम को ना डांटा, ना ये कहा कि ऐसे वेट ड्रीम आना औरतों के लिए एबनॉर्मल है, बल्कि उन्होंने तो बहुत सीधी बात करी और ये साबित कर दिया कि औरतों को वेट ड्रीम्स आना उतना ही नॉर्मल है जितना कि मर्दों को वेट ड्रीम्स आना होता है। और एक दूसरी हदीस में मर्दों के गुस्ल की बात हो रही थी, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी मर्द को वेट ड्रीम्स आते हैं जिसकी वजह से उसे डिस्चार्ज होता है, तो जब वो सो के उठें और उसके बाद उनको ये याद ना रहे कि उनको इरोटिक ख्वाब आया था, तो उनको गुस्ल करना पड़ेगा अगर उनको डिस्चार्ज मिलता है। और अगर वो उठे और उनको इरोटिक ख्वाब आया था और उनको ये बात कंफर्म है लेकिन कोई डिस्चार्ज नहीं है, तो उनको गुस्ल करने की भी जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर जो सलामा ने पूछा कि क्या औरतों के लिए भी यही रूल्स हैं सेम? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, क्योंकि औरतें मर्दों का दूसरा हिस्सा हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि इस्लाम में ऐसा नहीं माना जाता है कि औरतों में सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होते या उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होने का मतलब ये है कि वो बुरी औरतें हैं। बल्कि इस्लाम में औरतों की सेक्सुअलिटी उतनी ही नॉर्मल है जितनी कि मर्दों की। औरतों का इरोटिक ख्वाब आना नॉर्मल है और उसी तरह हम और डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे कि अपनी बीवी को सेक्सुअली सेटिस्फाई करना मर्दों पे फर्ज है और अगर किसी औरत का सेक्सुअल डिजायर पूरे नहीं हो रहे हैं तो इस बात पर वो हद से हद मतलब तलाक भी ले सकती है। इससे हमें ये देखने में आता है कि जितनी भी हम ऐसी बातें सुनते हुए बड़े हुए हैं कि औरतों का सेक्स में इंटरेस्ट अपने आप में एक शर्म वाली बात है, ऐसी किसी भी थिंकिंग का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। फिर एक हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, अंसार की औरतें कितनी एक्सीलेंट हैं कि उनकी हया उनको नॉलेज गेन करने से, सीख करने से नहीं रोकती। तो इस तरह बहुत सारी हदीसें हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि किस तरह औरतें खुलकर लेकिन फिर भी हया के दायरे में रहकर सेक्सुअलिटी के बारे में बात किया करती थीं। इसलिए जो सेक्सुअलिटी के टॉपिक से रिलेटेड बातें और डिस्कशन है, इनसे घबराना और शर्म महसूस करना बेवकूफ़ी है। क्योंकि इसके बारे में अगर आप इस्लामिक दायरे में बात नहीं करेंगे, तो आपकी सारी नॉलेज इस बारे में गैर मज़हबी जगहों से आएगी, जो कि अक्सर इस्लामिकली गलत होगी और आपकी हेल्थ के लिए भी बुरी हो सकती है। तो किसी भी तरह का गिल्ट या शर्म अगर आपको हो, तो उसे दिल से निकाल दें
और खुल के नॉलेज गेन करें, क्योंकि ये आपके लिए एकदम हलाल है इंशाल्लाह। लोग स्लाइड 5 खोल सकते हैं। तो अब चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो है वर्जिनिटी। तो वर्जिनिटी का मतलब कंवारापन, यानी कि वर्जिन ऐसे इंसान को कहते हैं जिसने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो। बहुत टाइम से वर्जिनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहा है। एक लड़की की परख इस बात से होती है कि शादी की पहली रात जो वो अपने शौहर के साथ बिताए, तो उसके कंवारेपन का प्रूफ ये होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से उसे ब्लीडिंग होनी चाहिए। और अगर उसको फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से ब्लीडिंग नहीं होती, तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि वो वर्जिन नहीं थी, यानी कि उसने पहले कभी जिना किया था। और इस बिलीफ के बेसिस पर कितनी सारी मासूम लड़कियों को तलाक दे दिया जाता है, या जिंदगी भर बेहुदा और नापाक होने के ताने सुनाए जाते हैं। और अगर आजकल मॉडर्निज्म के चलते ये सब नहीं भी होता है, तो शौहरों के दिल में लेकिन एक खदशा रह जाता है कि उनकी बीवी नेक नहीं है। ये सारी बातें असल में एक बहुत बड़े मिथ और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हैं। औरतों की बॉडी की एनाटॉमी यानी बनावट के बारे में इतनी कम जानकारी है कि जिसकी वजह से ऐसी गैर इस्लामिक बातें हमारे माशरे में फैलती चली गई। तो ये माना जाता है कि ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि एक कंवारी औरत के वेजाइनल ओपनिंग पर एक शीट होती है जिसे कहते हैं हाइमेन, और सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से वो शीट फट जाती है जिससे कि ब्लीडिंग होती है। पहली बात तो हाइमेन को एक शीट की तरह या एक प्लास्टिक रैप की तरह इमेजिन करना ही गलत है। दूसरा ये कि बहुत से लोग ऐसी गलत इंफॉर्मेशन पे भरोसा रखते हैं कि हाइमेन सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही डैमेज हो सकती है। हालांकि असल में एक्सीडेंट से या नॉर्मल डेली एक्टिविटीज जो होती हैं इंसान की, उससे भी हाइमेन डैमेज हो सकती है। इसीलिए वर्जिनिटी का प्रूफ हाइमेन से ब्लीडिंग होने पर मान लेना एकदम भी एक्यूरेट या सही नहीं है। इसके बारे में मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ। ये टेड टॉक है जिसमें दो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने सेक्सुअलिटी के वर्जिनिटी के बारे में बहुत किताबें लिखी हैं, और वो उसको एक्सप्लेन कर रही हैं कि एक्चुअल में हाइमेन क्या है और किस तरीके से ये वर्जिनिटी का प्रूफ नहीं है अपने आप में। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उठा के लाई हैं, एक हुला लूप लिया हुआ है और उसमें उन्होंने एक सेलोफीन पेपर लगा दिया है थ्रू आउट उसके। तो ये दिखा रही है कि ज्यादातर लोग इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि हाइमेन कैसी होती है। तो जो सर्कल है वो हमारा क्या है, वो हमारी वैजाइना की ओपनिंग है, और जो उसके ऊपर पॉलिथीन लगा हुआ है वो एक्चुअल में उसको लोग इमेजिन करते हैं कि हाइमेन ऐसा होता है वैजाइना के ऊपर। देखिए दिख रहा है। तो अब ये क्या करेंगे कि जो दूसरी है वो एलन जो है इसको उसके ऊपर हाथ मार के उसको इसको ऐसे डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो ज्यादातर लोगों की इमेजिनेशन ये होती है कि हाइमेन के बारे में कि वो वेजाइना के ऊपर एक शीट की तरह लगा हुआ है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से वो इस तरह से फट जाती है, जिसकी जिसकी वजह से वहां ब्लीडिंग होती है। ज्यादातर लोगों की इमेजिनेशन ये होती है। और फिर ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है। हमने पता नहीं इस तरीके से मिथ क्यों बना लिया है, बल्कि ऐसा होता ही नहीं है। फिर अभी ये थोड़ी देर में ये एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली एक्चुअल में हाइमेन कैसा होता है। हाइमेन इस तरीके का होता है जैसे एक स्क्रंची, जैसे हम लोग अपने बालों में स्क्रंची यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये मैं इमेज दिखाना चाह रही थी। तो ये क्या होता है, जो हाइमेन है वो एक्चुअल में एक शीट की तरह नहीं है वेजाइनल ओपनिंग पे। वो एक स्क्रंची की तरह है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को लाइन करता है, और वो अपने आप में बहुत ही एक्सपैंडेबल और बहुत ही स्ट्रेचेबल टाइप की मेम्ब्रेन होती है। वो ऐसा पॉलिथीन की तरह नहीं है कि बस आपने उसके उसके थ्रू जो है कुछ डाला और वो जो है फट जाएगा। वो एक्चुअल में इस तरीके का। और हाइमेन कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे कि किसी के दांत एक जैसे नहीं होते,
दो लोगों के अगर आप देखें तो सबके दांत अलग अलग होते हैं या फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से जो हाइमेन होता है वो भी कोई एक स्पेसिफिक शेप का नहीं होता है, वो बहुत शेप्स में आता है, बहुत सारे, और बहुत ही रैंडम फॉर्मेशन होती है इसकी फीमेल बॉडी में। तो आप देख सकते हैं जैसे कि वेजाइनल ओपनिंग्स हैं तो इस तरीके का हाइमेन भी होता है, ऐसा भी होता है जिसमें बहुत स्पेस है, एक ऐसा होता है जिसमें स्लिट है, किसी में 2 ओपनिंग्स होती हैं, किसी में ऐसी, किसी में परफोरेटेड होता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि अब मैं स्क्रीन अपनी शेयर बंद कर रही हूँ एंड आई गो बैक टू द टॉक। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि क्योंकि हर तरीके का अलग अलग तरीके के हाइमेंस होते हैं, राइट। तो इसमें ये नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि, तो कुछ लोगों को कुछ औरतें होंगी जिनको जो है सेक्सुअल पेनिट्रेशन जब फर्स्ट टाइम होगा तो उनका अगर हाइमेन इस तरीके का है कि जो कि बहुत ज्यादा कवर्ड टाइप का है, तो उनको हो सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए। पर मोर देन 50% औरतें, उनके हाइमेन्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं और उनको ब्लीडिंग नहीं होगी और हाइमेन एक्सपैंड कर जाएगा वेजाइना की तरह और उनको ब्लीडिंग नहीं होगी। इस वजह से हाइमेन का फटना अपने आप में एक वर्जिनिटी का कोई प्रूफ नहीं है। ये हमें एकदम अच्छे से समझ लेना चाहिए और अपनी फीमेल बॉडी के बारे में ये बात जानना बहुत जरूरी है औरतों को, और ये बात कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। तो अब ये समझने के बाद हम इस बात पर आते हैं कि हमारे दीन में ये वर्जिनिटी प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं ये पता करने के कि किसी ने जिना किया है कि नहीं। पहला ये है कि वो खुद इस बात को कन्फेस कर दें, और दूसरा ये है कि कम से कम 4 लोगों ने उस इंसान को किसी के साथ जिना करते देखा हो। इसके अलावा ये बेडशीट्स पे खून देखना या वर्जिनिटी के टेस्ट कराना इस्लाम में शामिल ही नहीं है। और फिर एक बात ये आती है कि इस्लाम में औरत और मर्द दोनों की शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना मना है, दोनों को मना है। तो वर्जिनिटी के प्रूफ मांगना अपने आप में एक डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि मर्दों से ऐसा प्रूफ ना मांगा जा सकता है और ना ही कोई प्रूफ एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है हमारे कल्चर को दीन के ऊपर तरजीह देने का। ये चीज हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि शरीयत में औरत और मर्द के बीच में कोई फर्क नहीं किया जाता है जब बात आती है सेक्सुअल कॉन्डक्ट की। ऐसा नहीं है कि औरत जिना करे तो वो ज्यादा बुरी बात है और मर्द करे तो कम बुरी बात है। जिना दोनों औरत और मर्द के लिए 100% मना है, और अल्लाह की नजरों में औरत जिना करने वाली या मर्द जिना करने वाला दोनों बराबर है। तो बात एकदम साफ ये है कि शरीयत में ऐसे वर्जिनिटी टेस्ट के जो प्रूफ मांगने की कोई जगह नहीं है, और ये एक जाहिलियत है जिसे हमें एकदम दूर, इससे हमें एकदम दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इस्लामिक वैल्यूज, इसमें ना कोई इस्लामिक वैल्यू है और ये इस्लाम के एथिक्स के खिलाफ जाती हैं इस तरीके की प्रैक्टिसेस। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं और वो है फोरप्ले का टॉपिक। तो सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक हदीस से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने सहाबियों के साथ मदीना लौट रहे थे एक एक्सपीडिशन से। उनमें से एक सहाबी की नई नई शादी हुई थी और वो बहुत यंग थे। जब मदीना दिखने लग गया तो वो सहाबी अपने घोड़ा और तेज दौड़ाने लगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और समझ गए कि उन्हें अपनी बीवी से मिलने की जल्दी हो रही है। इन सहाबी ने अपने से बड़ी औरत से शादी करी थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उन्होंने किसी हम उम्र से शादी क्यों नहीं करी जिससे वो एक दूसरे के साथ खेल सकते थे। तो इस बात पर सहाबी ने बताया कि उनकी छोटी बहनें हैं तो उन्होंने बड़ी औरत से शादी करी जिससे उनकी बहनों को तरबियत मिल सके। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एडवाइस दिया कि आराम से जाएं, जब हमारे पहुंचने की खबर फैल जाए मदीना में तो थोड़ा वक्त लें, अपनी बीवी को उनको थोड़ा वक्त दें उनके पास जाने के लिए ताकि वो खुद को आपके लिए तैयार कर सकें। तो इस हदीस से, और भी ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को फोरप्ले और रोमांस के लिए एडवाइस किया करते थे, उन्हें एनकरेज करते थे फोरप्ले के लिए, रोमांस के लिए। अक्सर लोगों में ये गलत फहमी देखी गई है कि फोरप्ले करने की जरूरत नहीं समझी जाती, इससे ज्यादा कोई गलत बात हो ही नहीं सकती।
औरतों की बॉडीज को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तैयार होने के लिए फोरप्ले और रोमांस की बहुत जरूरत होती है, और ये औरत के शौहर का फर्ज है कि वो मोहब्बत दे, और ये इस्लामिक सेक्सुअल एटिकेट्स में आता है। तो जितने जो स्कॉलर्स रहे हैं पास्ट में, अगर आप उनके डिस्कशन या उनकी किताबें पढ़ें, और इसके बारे में मैं लिंक्स भी दे दूंगी टॉक के बाद, जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जिसमें स्कॉलर्स ये कहते हैं कि बहुत जरूरी है इस तरीके से एक फोर प्ले करना और औरत को सेटिस्फाई करना और रेडी करना सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, और ऐसे एकदम एब्रप्टली अपनी वाइफ को अप्रोच नहीं करना चाहिए मर्दों को। तो फोरप्ले की वजह से वजाइना की मसल्स जो होती हैं वो रेडी होती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, और जो ग्लैंड्स होते हैं वो लुब्रिकेशन रिलीज करते हैं। तो इन दोनों के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने आप में एक पेनफुल एक्सपीरियंस बन सकता है, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी सेटिस्फैक्शन बहुत रिड्यूस हो जाती है। अगले टॉपिक पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द महसूस होने के टॉपिक पर। तो इस बात के कई रीजंस हो सकते हैं, उनमें से कुछ कॉमन रीजंस हम एक दो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला रीजन ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में दर्द तब हो सकता है अगर वेजाइना ठीक तरह से लुब्रिकेट ना हुआ हो। ये इसलिए हो सकता है कि आप नर्वस हैं या डिहाइड्रेटेड हैं। इसको तो इसको ओवरकम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज किया जा सकता है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, और उनमें से कोई भी एक पसंद किया जा सकता है, या फिर कुछ लोग कोकोनट ऑयल वगैरह भी प्रेफर करते हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखें कि जो भी चीज आप इस्तेमाल करें लुब्रिकेशन के लिए वो आपको सूट करती हो। और सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर बिना लुब्रिकेशन के, जैसे अब्रप्टली अगर कोई अप्रोच किया हो और औरत मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो अगर लुब्रिकेशन नहीं होता है और फिर भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अटेम्प्ट किया जाए, तो जो वेजाइना की वॉल्स होती हैं वो लुब्रिकेशन ना होने की वजह से, पीनस के साथ रगड़ने की वजह से वो डैमेज हो सकती हैं, जिससे कि ब्लीडिंग हो सकती है। ये भी बहुत सारे रीजंस हैं कि जिससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया वर्जिनिटी का, बेडशीट्स पे ब्लड का, तो कभी कभी वो हाइमेन के फटने की वजह से ब्लीडिंग नहीं हुई होती उन औरतों को। वो इसलिए हुई होती है क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी और सेक्सुअल इंटरकोर्स उन्होंने किया, और उसकी वजह से ना उनको लुब्रिकेशन था, जिसकी वजह से वेजाइनल वॉल्स हर्ट हुई, और इस वजह से खून आना शुरू हो गया। ये वैसे इतना सीवियर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सीवियर, अगर रेगुलरली ये चीज रिपीट हो तो सीवियरिटी भी हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अच्छे से लुब्रिकेशन का यूज किया जाए। फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है पेनफुल इंटरकोर्स का? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इसके वर्ड यूज होता है वैजिनिस्मस। तो वैजिनिस्मस क्या होता है? ये एक तरीके का मसल का रिएक्शन होता है वेजाइना की मसल्स का, जिसमें जो पेल्विक फ्लोर होती है, आपकी पेल्विस जो होता है, वो पूरा का उसकी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, यानी कि या स्पैज्म करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है। तो क्योंकि वो वेजाइना ठीक से ओपन नहीं हुआ होता है पीनस रिसीव करने के लिए, तो वो इंटरकोर्स बहुत पेनफुल बन सकता है। तो वैजिनिस्मस मेनली क्यों होता है आप सोचेंगे? क्योंकि ये ज्यादातर वैजिनिस्मस का रीजन होता है एंजाइटी या फिर सेक्स से डर लगना, और ये किसी भी वजह से हो सकता है कोई बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमा हो किसी तरीके का जिसकी वजह से आपको सेक्स से डर लगता हो, या फिर बस एक जनरल एंजाइटी होना, क्योंकि बचपन से कल्चरली सिखाया जाता है कि अपने कि जो है मतलब सेक्स बुरा है, बहुत ही उसको गलत तरीके से सिखाया जाता है। जो सेक्स की तरफ जो हमारी अप्रोच है कि जो है कि वो बहुत ही मतलब ऐसी चीज है जिसमें कि औरतों को इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ मर्दों को बस चाहिए होता है वो औरतों से, और औरतों का उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो बस बर्दाश्त करती हैं उस चीज को। तो ये सब बातें जो जो हमारी कल्चरल जो अंडरस्टैंडिंग है सेक्स की तरफ, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वैजिनिस्मस होने लगता है। क्योंकि जब वो वक्त आता है जब उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है, तो उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती हैं और उनका मेंटली प्रिपरेशन नहीं होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। इसी वजह से क्या कहते हैं बहुत सारे जो न्यूली वेड्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको पहली बात तो अपनी जितनी भी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है
सेक्स से रिलेटेड, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। उसको अपने आप को आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा और कि जो है कि हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप हलाल तरीके से अपने शौहर के साथ, तो आप उसको फुल्ली एन्जॉय कर सकते हैं। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ना ही ये कोई गंदी बातें हैं। तो यानी कि और साथ ही साथ आपको अपने लिबिडो भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उस लिबिडो से डेफिनिटली जब एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लिबिडो इज अ वर्ड फॉर सेक्सुअल थॉट्स, यानी कि सेक्सुअल थॉट्स को सोचना, ऐसे उस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में सोचना, उसे लिबिडो कहते हैं। तो इसके बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है इस्लाम में। अगर आप उसको हलाल तरीके से सोच रहे हैं, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। इस वजह से अपना लिबिडो इंक्रीज करें, तो जब एक्चुअल में सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम आएगा, तो आपको वेजिनिस्मस को ओवरकम आप कर सकते हैं। और अगर इन सब के बाद भी अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो वो जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वो आपका पेल्विक एग्जाम कर सकते हैं अच्छे से, जिससे वो देख सकते हैं कि आपको किसी और तरीके की इश्यूज तो नहीं है। तो फिर तीसरा एक रीजन हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में दर्द का, कि आपको वेजाइनल पॉलिप्स डेवलप हो गए हो। ये बहुत ही बिनाइन सी कंडीशन होती है, ये कोई बहुत सीरियस नहीं होती, और बहुत इजीली ट्रीट भी कर सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट इसको। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपकी जो वेजाइनल वॉल होती है, उसमें से सेल्स का मास थोड़ा सा ग्रो कर जाता है। तो वो अक्सर उसके ग्रो करने की वजह से, वो जब आप सेक्सुअल पेनिट्रेशन होता है, तो वो हो सकता है कि वो पुल होता हो या पुश होता हो, तो इस वजह से दर्द हो सकता है। तो इस वजह से अगर किसी भी तरीके की ऐसी इश्यूज हो, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पेल्विक फ्लोर एग्जाम से वो अच्छे से उस चीज को ट्रीट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये शायद सबसे कम डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है। तो बहुत सारी औरतों को तो ये पता ही नहीं होता है कि ऑर्गेज्म है क्या। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेज्म एग्जैक्टली होता क्या है। ये थोड़ा सा ग्राफिक है, इसलिए मैं पहले से फेयर वार्निंग दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि या अब स्पेशली अपनी लैंग्वेज में सुनने में ज्यादा ग्राफिक लगता है। तो ऑर्गेज्म को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये फीलिंग है एक, राइट, एक एक्सपीरियंस है। तो अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जाए, तो ऑर्गेज्म एक ऐसी फीलिंग है जो कि एब्डोमेन से लेके वेजाइनल एरिया तक एक जबरदस्त सेंसेशन की तरह फैलता है। जब एक औरत को ऑर्गेज्म महसूस होता है, तो उसकी कमर थोड़ी उठ जाती है और वेजाइनल एरिया में स्पैज्म आते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। और ऑर्गेज्म के साथ एक औरत को बहुत फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। और ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस होते ही सारी सेक्सुअल फीलिंग और जो टेंशन बॉडी में होता है बिल्डअप, वो सडनली ड्रॉप कर जाता है। बहुत सारे कल्चर्स में ऑर्गेज्म का होना एक बहुत ही शर्मनाक बात समझी जाती है, लेकिन इस्लामिकली ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करना अपनी मैरिड लाइफ में औरतों का हक समझा जाता है। तो अब हम इसको ये डिस्कस कर सकते हैं कि ऑर्गेज्म, बहुत सारे लोग इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो नॉर्मल वेजाइनल पेनिट्रेशन होती है, उसकी वजह से ही ऑर्गेज्म आ जाता है औरतों को। हालांकि ये बात बहुत ही रेयर है। ऑलमोस्ट कुछ साल पहले एक सर्वे हुआ था, जिसमें 46% औरतों ने सिर्फ बोला था कि सिर्फ वेजाइनल पेनिट्रेशन की वजह से वो ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस कर लेती हैं। लेकिन 50% से ज्यादा औरतें वेजाइनल पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस नहीं करती। तो कैसे एक्सपीरियंस करती हैं? तो जो हमारी जो वेजाइना होता है, उसकी एनाटॉमी अगर आप कभी गूगल करके उसको खोलें और उसको समझने की कोशिश करें, तो क्लिटोरिस करके एक पार्ट होता है वेजाइना के ऊपर। ये जो छोटा सा नबिन टाइप का होता है ऑर्गन, जो कि वेजाइना ओपनिंग से ऊपर क्या होता है कि आपकी यूरिनरी ओपनिंग होती है, और यूरिनरी ओपनिंग से जस्ट ऊपर आपका क्लिटोरिस होता है। ये जो क्लिटोरिस है, एक्चुअल में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो ये एक्चुअल में जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही होती है, तो जब
आपकी जेनेटिक पूरे उसको ये पता चलता है कि ये एक लड़की बनाई जा रही है यहाँ पे, तो वो एक्चुअल में वो पीनस डेवलप नहीं होने देती है। तो क्लिटोरिस एक्चुअल में क्या है कि वो एक छोटा सा, बहुत ही छोटा पीनस कह सकते हैं आप उसे, या फिर पीनस हेड कह सकते हैं। तो बेसिकली वो एक ऐसा छोटा सा ऑर्गन है वहां पे जिसके ऊपर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो सेक्सुअल पेनिट्रेशन के साथ साथ जब क्लिटोरिस को स्टिमुलेट किया जाता है, उसकी वजह से ऑर्गेज्म ज्यादातर औरतों को उस वजह से ही आता है। तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है मास्टरबेशन। तो अब मास्टरबेशन क्या है? मास्टरबेशन है का मतलब है अपने हाथों से या किसी और चीज से उसका इस्तेमाल करके सेक्सुअल प्लेजर फील करना या खुद को ऑर्गेज्म दिलाना। तो इसके बारे में ऐसी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि मास्टरबेशन करने से आपका वेजाइना डिफॉर्म हो जाएगा या तबीयत खराब होगी आपकी, पर ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है, ये सिर्फ मिसकंसेप्शंस हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसका ये है कि मास्टरबेशन को हराम माना गया है, दोनों औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। यानी कि आप बिना शादी के अगर आप सिंगल हैं तो मास्टरबेशन को रेगुलरली प्रैक्टिस करना, उसको अपनी आदत में शुमार कर लेना, डाल लेना, ये एक्चुअल में अपने आप में हराम है। लेकिन इसमें एक बस ये परमिसिबिलिटी है कि कुछ स्कॉलर्स ने, बहुत ही गिने चुने स्कॉलर्स ने मास्टरबेशन को सिर्फ एक कंडीशन के बेसिस पे अलाउड बताया। वो भी उस टाइम पे उसमें वो सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है कि अगर आपको ये डर लग रहा है कि अगर आपने ये मास्टरबेट नहीं किया तो आप किसी के साथ जिना कर बैठेंगे, अगर आपको ये डर है कि आप इतना बड़ा गुनाह कर बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस मौके पर आपको मास्टरबेट करना अलाउड है। तो लेकिन इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सारे के सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अपने आप को इस तरीके की किसी भी हरकत से बचाने के लिए, ओवरकम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को रोजा रखना शुरू करें, क्योंकि रोजा रखने से आपके अंदर का सेक्सुअल डिजायर्स और सेक्सुअल फीलिंग्स जो है रिड्यूस हो जाती हैं बहुत ज्यादा। इस वजह से अपने आप को, अगर आपको मास्टरबेशन से बचाना है तो आपको रोजा रखना चाहिए। अब मास्टरबेशन का एक ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि जो लोग, ये देखा गया है कि जो लोग बहुत रेगुलरली मास्टरबेट करते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है कि जब शादी के बाद उनको अपने स्पाउस के साथ वही सेक्सुअल इंटरकोर्स करना का मौका मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन जो वो मास्टरबेट करके कर रहे थे, वो सेटिस्फैक्शन उनको अपने स्पाउस के साथ नहीं मिलता, तो उनका जो है अपना स्पाउस की तरफ इंटरेस्ट खत्म भी हो सकता है। इसलिए इसके कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। ये हर किसी के साथ ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, और दीन में अगर कुछ मना है तो उसका कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता ही है। तो साइकोलॉजिकली मास्टरबेशन का इम्पैक्ट आपके ऊपर खराब आ सकता है। इसीलिए इस प्रैक्टिस को अपनी प्रैक्टिस में ले आना कि ये करते हैं रेगुलरली, ये एकदम आपके लिए गलत साबित हो सकता है। लेकिन आफ्टर ऑल दिस, इसका एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसके बारे में ये भी है कि हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के ऊपर मास्टरबेट करना अलाउड है। तो ये कंप्लीटली परमिसिबल है। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्लेजर करना चाहता है विदाउट सेक्सुअल पेनिट्रेशन, बिल्कुल 100% अलाउड है। और सेम गोज फॉर वाइफ, वो भी अपने हस्बैंड को विदाउट पेनिट्रेशन अगर सेक्सुअल प्लेजर देना चाहती हैं तो वो बिल्कुल कर सकती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब ये होता है कि किस तरीके से अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, यानी कि आप शादीशुदा हैं, आप रेगुलरली सेक्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा पहला आउटकम सेक्स का क्या हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। तो हर बार हर इंसान जो है हमेशा उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता है। तो एक इसके एक्सट्रीम ये है कि बहुत सारे फैक्शंस ऐसा बिलीव करते थे पहले कि जो है स्पेशली इस्लाम से पहले ये कई सारा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने को हराम समझा जाता था कि भाई बच्चे होना तो अल्लाह की देन है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना अपने आप में हराम है। लेकिन ये बहुत बड़ा टैबू और मिसकंसेप्शन है, पर ये बात बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामिकली कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना 100% अलाउड है।
और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और जब तक और तरह तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करे जा सकते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव आप कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं कि अगर आप कॉन्डम्स नहीं यूज करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं वो जो पिल्स आती हैं मंथली पिल्स वुमेन की जो हार्मोन रेगुलेशन होती है उसको, लेकिन ये सब डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में वो सारी चीजें इम्परमिसिबल हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बुरी हो सकती हैं। तो अगर आप पिल्स की वजह से अगर आपकी हेल्थ के ऊपर गलत इफेक्ट आ सकता है तो आप उसको अवॉइड करें और आप दूसरे जो तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के वो यूज कर सकते हैं। प्रीमेच्योर पुलिंग इज ऑल्सो अलाउड इन इस्लाम। तो इस्लाम में कोई ऐसा मनादी नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की। हमारा जो ये लास्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं हम लोग ताहिरा की बात करें। ताहिरा मतलब प्योरिटी की। तो जैसे हम लोग को ये बात समझनी चाहिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से आप जो है क्या कहते हैं आप ताहिर नहीं रहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप हस्बैंड और वाइफ एक साथ होते हैं एंड वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद वो जुनूब में आ जाते हैं, उसे कहते हैं जुनूब में आना। तो उनको उसके बाद जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेते हैं तब तक वो ताहिर नहीं है और वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद नहाना सुन्नत में आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है उसमें आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बताती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हमेशा नहाया करते थे और नहा के फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते थे, लेकिन वो दो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच में नहाना प्रेफर किया करते थे। तो उससे क्या होता है कि आप अगर आप हर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर नहाएंगे तो उससे रिजुविनेशन फील हो जाता है, ताजगी आ जाती है, तो अगला सेक्सुअल इंटरकोर्स उससे बेटर हो जाता है। तो ये एक तरीके की सुन्नत है, अगर आप इसको कर सकते हैं परफॉर्म तो जरूर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको नमाज पढ़नी है उसके बाद तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपको गुस्ल करना बिल्कुल जरूरी है। फिर आती है बात उस वेट ड्रीम्स की। तो वेट ड्रीम्स का अगर कुछ लोगों को अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेट ड्रीम्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई औरत या मर्द अगर जो है वो सोते हैं और ख्वाब देखते हैं जिसमें ख्वाब में किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज देखते हैं और वो देखने की वजह से वो बहुत सेक्सुअली अराउज हो जाते हैं और उनको क्या कहते हैं उनका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हम जो ख्वाब में देखते हैं अक्सर आपको होता होगा ना, अगर आप ख्वाब में दौड़ रहे हैं आप गिरने वाले हैं तो आपको वही चीज रियल लाइफ में आपकी बॉडी में फील हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप बहुत इरोटिक कोई ख्वाब देख रहे हैं तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर दे उस बात को लेके और आपका आपका जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें से इजैकुलेशन हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो जैसे शुरू में मैंने वो जो हदीस बयान करी थी उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा है, अगर आपको वेट ड्रीम्स आए हैं तो आपका गुस्ल करना उस टाइम पे वाजिब हो जाता है, आप उसी के बाद ताहिर हो सकते हैं। फिर उसके बाद मास्टरबेशन की बात आती है। वैसे तो मैंने जैसे डिस्कस किया कि मास्टरबेशन ऐसे तो हराम है, लेकिन अगर कभी आप इस तरीके से इंडल्ज कर गए तो बिना गुस्ल किए आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए नमाज गुस्ल करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद ये वाली एक मैं मुफ्ती मेंग की बहुत अच्छी वीडियो थी जो कि मैं ढूंढ नहीं पाई आज, मैं आप लोग को दिखाना चाहती थी, जिसमें कि वो इस टैबू के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एक मर्द और औरत अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो रात में जैसे उन्होंने दे बिकेम इंटीमेट विद ईच अदर और वो सुबह उठे तो उसके बाद उन लोगों को बहुत शर्म आती है अगर सुबह उठ के नहा के नमाज पढ़ने में। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग नमाज छोड़ देते हैं और क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो है जाके ऐसे फेक करने लग जाते हैं नमाज पढ़ना, क्योंकि उनको अपने बाकी घर वालों के सामने इतनी शर्म आ रही होती है कि वो नहा कैसे लें, वरना सबको पता चल जाएगी कि उन्होंने रात में क्या किया। तो उसमें मुफ्ती मेंग ये समझा रहे थे कि ये हम लोगों ने कैसा अपना कल्चर और सोसाइटी बना रखी है जिसमें कि हम लोगों के लिए हलाल काम करना इतना मुश्किल कर सकते हैं। क्यों लोगों को इतनी झिझक है इस बात की? हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो ये एक्सपेक्टेड, बहुत ही एक्सपेक्टेड सी आउटकम है कि हाँ वो क्या कहते हैं उनमें रात में हम बिस्तरी होगी
और अगर वो सुबह उठ के नहा रहे हैं तो उनको इस तरीके से अनकंफर्टेबल फील कराना, और उनको जिससे उनको ऐसा फील हो कि वो नहीं ओपनली कर पा रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, अपने नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस तरीके का कल्चर और एनवायरनमेंट बनाना बहुत ही गैर इस्लामिक है। और इस तरीके की चीजें पहले एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत ओपनली ये सब चीजें अंडरस्टूड थी। तो हमें इन सब चीजों से, इस तरीके की थिंकिंग से बाहर आना है इंशाल्लाह। तो या दिस इज द एंटायरिटी ऑफ द टॉक। हम लोग Q&A कर सकते हैं अगर किसी को कुछ सवाल हो, कुछ बातें करना चाहते हैं हम लोग तो।